आप सुन रहे हैं 36 आर्ग्यूमेंट्स फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, अ वर्क ऑफ फिक्शन बाय रेबेका गोल्डस्टीन की हिंदी ऑडियो बुक समरी। कहानी की शुरुआत एक ठंडी फरवरी की रात में होती है। हमारे नायक कैस सेल्जर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के पास चार्ल्स नदी पर बने वीक्स ब्रिज पर आधी रात के बाद खड़े हैं। चारों तरफ सन्नाटा है, नदी जम चुकी है और ठंड इतनी तेज है कि हड्डियां कांप उठती हैं। लेकिन कैस को ठंड का एहसास नहीं हो रहा। उसका दिमाग बेहद सक्रिय है, उसे नींद नहीं आ रही है, इसलिए वह यहाँ खड़ा है। वह अपने जीवन में आए अप्रत्याशित मोड़ पर विचार कर रहा है। उसे लगता है कि दुनिया के पागलपन ने उसकी किस्मत बदल दी है। कैस सेल्जर एक मनोवैज्ञानिक हैं, लेकिन उनकी विशेषज्ञता अजीब है, धर्म का मनोविज्ञान। कई सालों तक ये क्षेत्र उपेक्षित रहा। उनके शोध को कोई गंभीरता से नहीं लेता था, न ही प्रतिष्ठित जर्नल उनके पेपर प्रकाशित करते थे। लेकिन फिर दुनिया बदल गई। धार्मिक कट्टरवाद ने सिर उठाया और अचानक हर कोई यह समझना चाहता था कि धर्म इतना शक्तिशाली क्यों है। इसी बदलाव ने कैस को एक अप्रत्याशित सेलिब्रिटी बना दिया। उनकी किताब द वैराइटीज ऑफ रिलीजियस इल्यूजन, धार्मिक भ्रम के प्रकार, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेस्ट सेलर बन गई। टाइम मैगजीन ने उन्हें आत्मा वाला नास्तिक करार दिया। अचानक वह हर टीवी चैनल पर छाए हुए थे। यह सब उनके लिए अजीब था। कैस सालों से फ्रैंकफर्टर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, जो बोस्टन के पास एक छोटा सा शहर था। वह एक शांत विचारशील आदमी था जो अपनी किताबें लिखने में खोया रहता था। लेकिन अब उसके पास एक साहित्यिक एजेंट था, साई ऑरबैक, जो उसका प्रबंधन करता था। उसके पास अब एक प्रेमिका भी थी जो किसी सपने से कम नहीं थी, लूसिंडा मैंडलबाम। लूसिंडा गेम थ्योरी की देवी के नाम से मशहूर थी। वह एक शानदार गणितज्ञ थी और उसने अपने क्षेत्र में अद्भुत सफलता पाई थी। उसका मैंडेलबाम इक्विलिब्रियम प्रसिद्ध था। कैस को आज भी याद है कि कैसे उनकी मुलाकात हुई थी। एक सेमिनार में लूसिंडा उसके बगल में आकर बैठ गई थी और वक्ता का मजाक उड़ाने लगी थी। कैस को पहले लगा कि वो उसकी ओर आकर्षित है, लेकिन बाद में पता चला कि लूसिंडा को चेहरे पहचानने में थोड़ी दिक्कत थी। वह वास्तव में कैस को उसके दूसरे सहकर्मी सेबेस्टियन हेल्ड समझ बैठी थी। फिर भी उसी दिन से कैस उसके जादू में बंध गया। लूसिंडा ने अपने जीवन में एक बड़ा झटका झेला था। वो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में थी, लेकिन उसके विभागाध्यक्ष ने उसकी पीठ में छुरा घोंप दिया था। उसने लूसिंडा को दूसरी यूनिवर्सिटी के ऑफर को इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित किया, लेकिन असल में वह चाहता था कि वो चली जाए। अब वो फ्रैंकफर्टर में थी, जो उसके लिए एक बड़ा पदावनति था। कैस समझता था कि उसकी आक्रामक बुद्धि और खूबसूरती के कारण लोग उससे जलते थे। इसी सब के बीच कैस को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से एक पत्र मिला था। वे उसे फ्रैंकफर्टर से छीनना चाहते थे। ये ऑफर उसकी जेब में था और वो लूसिंडा के कैलिफोर्निया से लौटने का इंतजार कर रहा था ताकि वो उसे यह खुशखबरी सुना सके। ठंडी रात में वीक्स ब्रिज पर खड़े खड़े ही उसे लूसिंडा का एहसास हो रहा था। वो उसकी नींद की आदतों से लेकर उसके बचपन के सपनों तक सब कुछ जानता था। उसे लगा कि शायद उसने ये खुशी मांगी थी। उसकी पूर्व पत्नी पास्कल पुइसेंट के साथ उसका जीवन एक त्रासदी में बदल गया था। पास्कल एक फ्रांसीसी कवयित्री थी जिसे एक दिन लकवा मार गया था। वो बोल नहीं पाती थी। कैस उसके अस्पताल के बिस्तर पर दिन रात बैठा रहता था। जब वो ठीक हुई तो उसने अपनी पहली ही बात में कैस का दिल तोड़ दिया। मुझे तुम्हारा दिल तोड़ना ही होगा। वह उस न्यूरोलॉजिस्ट मीका मैक्सवीनी के प्यार में पड़ गई थी जिसने उसका इलाज किया था। कैस अकेला रह गया था और अब उसे लगता था शायद उसकी किस्मत ने उसे लूसिंडा देकर उसके दुखों की भरपाई कर दी थी। वह ब्रिज पर खड़ा था और नीचे जमी नदी के बीचों बीच पानी ने बर्फ को तराश कर 3 विशाल मेहराब बनाए थे। यह दृश्य अद्भुत था, लगभग धार्मिक। कैस सोचने लगा कि क्या यह सब महज एक संयोग है। उसी रात उसने लूसिंडा को एक संदेश भेजा। मुझे लगता है मुझे एक नया तर्क मिल गया है। लूसिंडा ने जवाब दिया, तुम पागल हो। लेकिन फिर उसने कहा, मुझे सुनना है। कैस ने जवाब दिया, वह तर्क हो गया। मुझे लूसिंडा की याद आती है। लूसिंडा ने कहा, लेकिन यह भगवान में विश्वास करने का कारण नहीं है। और कैस ने उत्तर दिया, शुभ रात्रि। ये सब कैसे शुरू हुआ, इसकी कहानी बहुत पहले की है। कैस कोलंबिया यूनिवर्सिटी में प्री मेड का छात्र था, डॉक्टर बनने की तैयारी कर रहा था। फिर उसने एक प्रोफेसर का व्याख्यान सुना। प्रोफेसर का नाम था जोनास एलिजा क्लैपर। वह एक विशालकाय व्यक्तित्व था जिसकी आवाज में पश्चिमी सभ्यता की सारी शक्ति समाई हुई लगती थी। वह बिना किसी किताब के कंठस्थ कविताएं सुनाता था और उनके अर्थ ऐसे निकालता था जैसे वह स्वयं उन कवियों के मन की बात पढ़ रहा हो। उसके व्याख्यान कैस के लिए एक धक्का थे। उसने उसी क्षण तय कर लिया कि वह डॉक्टर नहीं बल्कि इस आदमी का शिष्य बनेगा। उसने प्री मेड छोड़ दिया और फ्रैंकफर्टर यूनिवर्सिटी चला गया, जहां क्लैपर को फेथ, लिटरेचर एंड वैल्यूज, आस्था, साहित्य और मूल्यों का एक नया विभाग बनाकर लाया गया था। पहले ही दिन क्लैपर ने मैथ्यू अर्नोल्ड की कविता डोवर बीच सुनाई। कैस ने सोचा कि प्रोफेसर कविता में डार्विन के सिद्धांत के प्रभाव के बारे में पूछ रहे हैं। उसने हाथ उठाकर उत्तर दिया,
लेकिन क्लैपर ने उस पर बरसते हुए कहा, नहीं नहीं नहीं, ये बकवास है। मेरी क्लास में डार्विन का नाम मत लो। कैस को लगा कि उसे बाहर निकाल दिया जाएगा। वह तब तक नहीं समझा था कि क्लैपर के साथ यही खेल था। वह अपने शिष्यों को परखता था। वह चाहता था कि वे उसके सोचने के तरीके को समझें, न कि सीधे सीधे उत्तर दें। कैस उदास होकर लाइब्रेरी गया। वहां उसे एक वरिष्ठ छात्र गिदोन रेवेन ने एक नोट दिया, मिडनाइट, द व्यू फ्रॉम नोवेयर। कैस ने लाइब्रेरियन से पूछा, तो पता चला कि ये एक बार का नाम था। वहां गिदोन ने उसे बताया कि क्लैपर के किसी भी छात्र ने अभी तक पीएचडी पूरी नहीं की थी। क्लैपर उनकी परीक्षा लेता था, उन्हें बार बार असफल करता था, और फिर भी वे उसके प्रति वफादार रहते थे। गिदोन ने कैस को चेतावनी दी, वापस प्री मेड में चला जा। मैं 12 साल से यहाँ हूँ और मैं अपनी पत्नी को खो रहा हूँ। लेकिन कैस वहां से हिलने को तैयार नहीं था। उसी समय कैस की मुलाकात रोज मार्गुलिस से हुई। वह एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट थी जो अमेजन के जंगल में एक जनजाति का अध्ययन करती थी। वह उतनी ही बोल्ड और मस्तमौला थी जितनी कैस शर्मीला और गंभीर। वह क्लैपर के व्याख्यान में आई थी और कैस को उससे तुरंत प्यार हो गया। वे करीब आ गए, लेकिन रोज क्लैपर को बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। वह उसे द क्लैप बुलाती थी, जो कैस को बहुत बुरा लगता था। एक दिन क्लैपर को पता चला कि कैस का परिवार एक प्रसिद्ध हसीदिक रब्बी से जुड़ा है। कैस की माँ वॉल्डेनर हसीदिम की थी और उसका संबंध स्वयं बाल शेम टोव से जुड़ता था। यह सुनकर क्लैपर उस पर फिदा हो गया। उसने फैसला किया कि वे न्यू वॉल्डेन जाएंगे, जो अमेरिका का एक अनोखा स्टेटल था जहां वॉल्डेनर हसीदिम रहते थे। जब वे वहां पहुंचे तो रोज भी साथ थी। वो एक लाल मर्सिडीज लेकर आई थी। क्लैपर ने रोज को रास्ते भर ड्राइविंग के लिए डांटा। लेकिन जब वे न्यू ऑर्लिन पहुंचे तो एक अद्भुत दृश्य देखने को मिला। सड़कों पर छोटे छोटे संकेत लगे थे, पुरुषों की तरफ और महिलाओं की तरफ। रोज ने एक महिला से बात करने की कोशिश की, लेकिन वो डरी हुई सी लग रही थी। अंततः वे रब्बी के घर पहुंचे। रब्बी बहुत बुद्धिमान और व्यवहारिक आदमी था। वह अपने समुदाय के लिए सरकारी फंड दिलाने में माहिर था। क्लैपर उससे कबालीवादी बातें करने लगा, लेकिन रब्बी सीवर सिस्टम और पेल ग्रांट्स की बात करने लगा। तभी उसके छोटे से बेटे अजारिया ने कमरे में प्रवेश किया। अजारिया सिर्फ 6 साल का था, लेकिन वह असाधारण था। उसने रोज को बताया कि उसकी बहनों की संख्या एक विशेष संख्या थी। रोज ने पूछा, क्या तुम प्राइम नंबरों के बारे में बात कर रहे हो? अजारिया मुस्कुराया। उसने बताया कि वह प्राइम नंबरों को एंजल फरिश्ता कहता था। फिर उसने पूरे यकीन के साथ एक अद्भुत गणितीय प्रमाण दिया। यह सिद्ध कर दिया कि प्राइम नंबरों की कोई सीमा नहीं है, कि वे अनंत हैं। वो 6 साल का था। कैस और रोज हैरान रह गए। वे समझ गए कि यह बच्चा एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था, जो गलत जगह फंस गया था। रब्बी को अपने बेटे की बुद्धि पर गर्व था, लेकिन वह ये नहीं समझ पा रहा था कि उसकी गणितीय प्रतिभा कितनी अनोखी थी। इस यात्रा के बाद क्लैपर और भी अजीब हो गया। उसने कैस को यिरिश में लिखी कबालीवादी किताबें पढ़ने को दी। वह आलू के कुगेल, एक यहूदी व्यंजन के रहस्यमय अर्थ निकालने लगा। कैस ने महसूस किया कि उसका गुरु पागल हो रहा था। उसी समय क्लैपर का विश्वविद्यालय से झगड़ा हो गया। उसे अपनी जगह खाली करने को कहा गया। उसने तुरंत इस्तीफा दे दिया। फिर उसने कैस को बुलाया और कहा, मैं सिर्फ एक छात्र को अपने साथ इजराइल ले जा सकता हूँ। मैंने तुम्हें चुना है। कैस को एहसास हुआ कि उसे छोड़ना होगा। उसने गिदोन का साथ छोड़ दिया, जिसने 13 साल गंवा दिए थे। इन सब घटनाओं ने कैस को तोड़ दिया। वह रोज के पास गया और उसने उससे शादी का प्रस्ताव रख दिया। रोज ने मना कर दिया। उसने कहा, तुम सिर्फ क्लैपर के जाने का दर्द भूलना चाहते हो। मुझे अधिकतम विकल्पों वाला जीवन चाहिए। कैस टूट गया। वह बिना किसी गुरु के रह गया था और उसकी प्रेमिका ने भी उसे छोड़ दिया था। समय बीतता गया। कैस ने फ्रैंकफर्ट में ही रहकर अपनी पीएचडी पूरी की। वह धर्म के मनोविज्ञान पर शोध करने लगा। सालों बाद उसने वह किताब लिखी जिसने उसे प्रसिद्ध बना दिया। उसने अपने अनुभवों को, क्लैपर के पागलपन को और अजारिया की अद्भुत प्रतिभा को उस किताब में ढाल दिया। उसने परिशिष्ट में भगवान के अस्तित्व के लिए 36 तर्क दिए और उनका खंडन किया। ये परिशिष्ट ही उसकी सबसे बड़ी पहचान बन गया। अब कहानी वापस वर्तमान में आती है। कैस को उस दिन फेलिक्स फिडले के साथ बहस करनी थी। फिडले एक नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री था, जो अब धार्मिक दक्षिणपंथी बन चुका था। वो प्रोवोकेशन पत्रिका में लिखता था और नए नास्तिकों को चुनौती देता था। कैस उस बहस को लगभग भूल ही गया था। उसे रोज ने याद दिलाया, जो अब एक इमोर्टैलिटी फाउंडेशन चला रही थी और हमेशा के लिए जीने की योजना बना रही थी। रोज ने कैस को बताया कि हार्वर्ड में हर जगह बहस के पोस्टर लगे थे। बहस का दिन आ गया। कैस हार्वर्ड के मेमोरियल चर्च में पहुंचा। हजारों लोग जमा थे। फिडले एक शेर की तरह मंच पर आया। उसने अपनी बहस की शुरुआत की। उसने कहा कि तर्क और विज्ञान पर विश्वास भी एक प्रकार का आस्था ही है, इसलिए भगवान में आस्था रखना भी उतना ही तर्कसंगत है। उसने ये भी कहा कि नैतिकता के लिए भगवान आवश्यक है, क्योंकि बिना भगवान के ये नहीं बता सकते कि नाजीवाद गलत था या सही। कैस ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया।
उसने कहा कि ये दुख की समस्या है जो भगवान के अस्तित्व के खिलाफ सबूत देती है। उसने कहा, यदि भगवान सर्वशक्तिमान और दयालु है तो वह इतनी पीड़ा क्यों होने देता है। उसने प्लेटो के यूथिफ्रो डायलेमा का हवाला देते हुए कहा कि नैतिकता को भगवान से स्वतंत्र होना चाहिए। उसने कहा कि हमें दूसरों के प्रति सहानुभूति के आधार पर नैतिकता मिलती है, न कि सजा के डर से। जब कैस बोल रहा था तो उसकी नज़र रोज पर पड़ी, जो पहली पंक्ति में बैठी थी। उसने कैस को देखकर मुस्कुराया। बहस के बाद दर्शकों ने खड़े होकर कैस का अभिनंदन किया। उसे लगा कि उसने बहस जीत ली है। लेकिन असली नाटक बहस के बाद हुआ। कैस लूसिंडा को एयरपोर्ट लेने गया। वो कैलिफोर्निया से लौटी थी। कैस बेहद खुश था। उसने सोचा कि वो उसे हार्वर्ड के ऑफर के बारे में बताएगा और वे साथ मिलकर जश्न मनाएंगे। वो उसे लेकर घर आया। उसने उसे वह पत्र दिखाया। लूसिंडा ने उसे पढ़ा और उसका चेहरा बदल गया। उसकी आंखें ठंडी हो गईं। उसने कहा, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। फिर उसने कहा, मुझे लगता है मुझे जाना चाहिए। कैस स्तब्ध रह गया। उसने पूछा, क्यों? लूसिंडा ने समझाया, तुमने मुझसे यह छुपाया, तुमने मुझसे यह नहीं बताया, और तुम नहीं समझते हो कि मेरे लिए यह कितना कठिन है। मैं प्रिंसटन छोड़ने के बाद संघर्ष कर रही हूँ और तुम्हारी सफलता मेरी विफलता की तरह लगती है। मैं किसी की प्रेमिका नहीं बन सकती। कैस ने समझाने की कोशिश की, लेकिन लूसिंडा पहले ही टैक्सी बुला चुकी थी। उसने अपना सामान उठाया और घर से बाहर निकल गई। कैस अकेला रह गया था, एक बार फिर टूटा हुआ। वह कुछ देर तक खड़ा रहा। फिर उसने फैसला किया कि उसे जाना होगा। वह न्यू वॉल्डेन गया। जब वह वहां पहुंचा तो पूरा गांव उत्सव में था। आज वॉल्डेन रेबे के पहले बच्चे का पहला शब्द था। सारे हसीदे में इकट्ठा थे। कैस ने देखा कि रोज भी वहां थी। उसने मिंक की टोपी पहन रखी थी। वह कैस की ओर मुस्कुराई। उन्होंने एक दूसरे को देखा। रोज ने पूछा, लूसेंडा कहाँ है? कैस ने कहा, वो चली गई। रोज ने कहा, मुझे खेद है। कैस ने कहा, मुझे नहीं है। फिर उसने कहा, क्या तुम अब भी मुझसे शादी करोगी? रोज ने कहा, मैं सोच रही थी कि तुम कब पूछोगे। वे सभा में गए। भीड़ के बीच अजारिया खड़ा था। वह अब बड़ा हो चुका था। वह रेबे था। उसने अपने पिता की जगह ले ली थी। वह एक शानदार सफेद कपड़े था और उसके हाथों में उसका नवजात शिशु था। सारे हसीदम नृत्य कर रहे थे और गा रहे थे। कैस ने देखा कि अजारिया शांत था, अपने विचारों में खोया हुआ। वो जानता था कि अजारिया ने गणित छोड़ दिया था। वो एक रेबे बन गया था और शायद वो अपने अंदर उन सारे सवालों को दबाए हुए था जो कभी उसे परेशान करते थे। कैस ने सोचा, शायद यही जीवन है। हम अपने विरोधाभासों को लेकर जीते हैं। हम अपने लिए जीते हैं और हम दूसरों के लिए भी जीते हैं। और फिर भीड़ के बीच कैस ने रोज का हाथ थाम लिया। वह जानता था कि जीवन अजीब है, अप्रत्याशित है और अक्सर दर्द से भरा है, लेकिन उसी में इसकी सुंदरता भी छिपी है। वह समझ गया था कि भगवान के अस्तित्व के लिए कोई ठोस तर्क नहीं है, लेकिन आस्था की भावना, उस अद्भुत और रहस्यमय अनुभव की लालसा, मानव स्वभाव का एक अटूट हिस्सा है। और कैसलजर, आत्मा वाला नास्तिक, उसी लालसा के साथ, रोज के साथ, न्यू वॉल्डेन के उस नृत्य में शामिल हो गया। ऐसी ही दिल को छू लेने वाली किताबों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अच्छी किताबें दिल ही नहीं, रूह तक उतर जाती हैं। धन्यवाद।